राधे राधे दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों। आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान इतिहास विषय को आगे लेते हैं और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है उसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ना प्रारंभ किया था उसकी बात करें तो महाराणा अमर सिंह सेकंड के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। इनका जो शासनकाल था 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक था। इन्होंने क्या है दोस्तों, वागड़ वागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आता था, इस क्षेत्र पर और प्रतापगढ़ पर क्या है इनको अपने अधीन किया था और मेवाड़ के अंदर इन क्षेत्रों को क्या है मिलाया था। ये जो मेवाड़ से क्या है अलग हो चुके थे, ये खुद स्वतंत्र हो चुके थे, एक स्वतंत्र रियासत बन चुके थे, तो इनको वापस क्या है मेवाड़ में मिलाने का काम किया था। 1709 के अंदर दोस्तों क्या है पूर्व को, बदनौर को, मांडल को मुगलों से दोस्तों क्या है 1 लाख रुपए वार्षिक देना तय करके वापस लिए थे। मुगलों को दोस्तों क्या है जो जजिया कर के स्थान पर महाराणा जय सिंह जी ने दिए थे, ये 3 ठिकाने बड़े, उनको क्या है वापिस अमर सिंह जी ने 1 लाख रुपए देना तय करके वापिस लिए थे। ये बात होती है। आगे देखें तो आगे इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनके शासनकाल में 1707 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के अंदर एक जजाऊ का युद्ध हुआ था और यह युद्ध 2 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों एक तरफ था मुंह आजम, एक तरफ था आजम। मुंह आजम का साथ देने वाले हमारे मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड और जयपुर के विजय सिंह थे। इधर आजम का साथ देने के लिए स्वयं जय सिंह जी थे और अजीत सिंह जी मारवाड़ के शासक थे। और इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो मुंह आजम की विजय होती है और मुंह आजम अपना नाम बदल कर क्या कर देता है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम रख लेता है। नाम तो बहादुर शाह रखता है, लेकिन मुगल काल के अंदर मुगल शासकों में आगे चलकर एक शासक और आता है बहादुर शाह, इसलिए हम इन्हें बहादुर शाह प्रथम कहते हैं और बाद में जो शासक आएगा उससे हम बहादुर शाह द्वितीय कहेंगे दोस्तों। आगे बढ़े तो आगे हमने और देखा कि इनके शासनकाल में 1708 ईस्वी में देबारी समझौता होता है। यह समझौता मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। मेवाड़ के अमर सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह जी थे। और इस समझौते की शर्त थी कि जो अमर सिंह जी है वो अपनी पुत्री चंद्रा कुंवरी का, किसका, अपनी पुत्री चंद्रा कुंवरी का विवाह जय सिंह से करवाएंगे और यदि विवाह जय सिंह जी करते हैं तो ये इनको आमेर का शासक, साथ ही साथ अजीत सिंह जी को मारवाड़ का शासक बनाने में क्या है अपना योगदान देंगे, अपनी सहायता करेंगे। ठीक है। और चंद्रा कुंवरी का जो पुत्र होगा वो क्या होगा, आमेर का शासक बनेगा। ये इनकी समझौते की शर्त थी। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि सरदारों को 2 श्रेणियों में बांटा। अमर सिंह जी ने क्या है सरदारों को 2 श्रेणियों में बांटा ताकि शासन व्यवस्था आसानी से चल सके और सुलभ चल सके। प्रथम श्रेणी के अंदर 16 ठिकाने लिए थे और द्वितीय श्रेणी में 32 ठिकाने इन्होंने लिए थे। ये 2 श्रेणियां इन्होंने बांटी थी। आगे बात करें तो सरदारों की तलवार बंदी का नियम बनाया था, यानी कि जिस भी ठिकाने का जो नया सरदार बनेगा वो अपनी कमर पर तलवार बंधाएगा तो उसका क्या है जो बंदी रस्म है उसका क्या है कुछ हिस्सा अपने महाराणा को भेंट करेगा, क्या करेगा महाराणा को देगा। ठीक है। और अमर सिंह जी ने क्या है दोस्तों सफेद पत्थर का शिव प्रसन्न अमर विलास महल, जिसे हम बाड़ी महल कहते हैं, वो बनवाया था। और 10 दिसंबर 1710 ईस्वी में इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। ये बात तो हमने अमर सिंह जी के बारे में देखी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके पुत्र महाराणा संग्राम सिंह के बारे में। इनके बारे में महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में छोटी मोटी जानकारी हम
लेते हुए चलते हैं। तो हमारे जो अब शासक आते हैं वो आते हैं महाराणा संग्राम सिंह जी। कौन आते हैं? महाराणा संग्राम सिंह। इनका शासनकाल क्या है दोस्तों? ये भी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है, क्योंकि हमने पहले एक महाराणा सांगा पढ़ा था जिसका नाम भी क्या था? संग्राम सिंह था, और वो प्रथम कहलाए थे। इनका शासनकाल है 1710 से लेकर 1734 ईस्वी तक इनका यह शासनकाल रहा। अब इनका राज्याभिषेक कब होता है वो देखते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों, ये राज्याभिषेक होता है 10 दिसंबर को। कब होता है राज्याभिषेक? 10 दिसंबर को होता है, और 10 दिसंबर 1710 ईस्वी में ये राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव मनाया कब जाता है दोस्तों? तो इनका राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1711 ईस्वी के अंदर मनाया जाता है। कि यानी कि राजा तो बन चुके हैं, राजा बनने के बाद क्या है, कुछ समय पश्चात इनको लगता है कि हम राजा बने, हमारा राज्याभिषेक हुआ था, तो उस राज्याभिषेक के लिए हमें क्या है, एक उत्सव मनाना चाहिए, ताकि क्या है कि हमारी जनता को लगे कि जो नया राजा बना है वो काम काज के प्रति और उत्सव मनाने के प्रति क्या है, मस्त है और काम करता अच्छा है। ऐसी बात को लेकर ये उत्सव मनाते हैं। और इस उत्सव के अंदर दोस्तों जयपुर के शासक कौन? जयपुर के हैं या आमेर के हैं दोस्तों? आमेर बस जयपुर बसा था 1727 में, तो उस समय क्या था, आमेर था। और आमेर के शासक कौन थे? जय सिंह जी थे। और ये जय सिंह जी इनके उत्सव में क्या है, शामिल हुए थे। क्या हुए थे? जय सिंह जी इनके उत्सव में शामिल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। और शामिल होना भी क्या है, लाजमी है, क्योंकि इनके साले कौन थे? संग्राम सिंह जी थे। यदि साले के राज्याभिषेक में नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ जाएंगे? यदि नहीं पहुंचते हैं तो क्या चंद्रा कोमरी इनको ताने नहीं सुनाएगी, इनको कुछ कहेगी नहीं? कहेगी। इसलिए इनका आना भी क्या था, लाजमी था उत्सव के अंदर दोस्तों। अब आगे बात करें तो इनका उत्सव भी हो गया, राज्याभिषेक भी हो गया। तो इनके समकालीन मुगल शासक कौन थे दोस्तों? इनके समकालीन मुगल शासक, किनके समकालीन मुगल शासक पढ़ रहे हैं हम? तो हम पढ़ रहे हैं संग्राम सिंह जी के समकालीन मुगल शासक। तो इनके समकालीन मुगल शासक दो थे दोस्तों। कितने? दो आए थे समकालीन मुगल शासक। कितने? दो शासक आए थे। पहला जो शासक है उसका नाम है दोस्तों फर्रुख सियार। क्या नाम है? फर्रुख सियार नाम मिलता है हमें। फर्रुख सियार नाम मिलता है। और दूसरे शासक का हमें जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है रफी उद्दर जात। क्या नाम मिलता है दोस्तों? रफी उद्दर जात नाम हमें देखने को मिलता है। फर्रुख सियार और रफी उद्दर जात नाम देखने को मिलता है। ये जो फर्रुख सियार है ये हमारे संग्राम सिंह जी को, किनको दोस्तों? संग्राम सिंह जी को, संग्राम सिंह को दोस्तों क्या है, 7,000 का मनसब देते हैं। कितने का दोस्तों? 7,000 का मनसब देते हैं। कितने का दोस्तों? 7,000 का मनसब देते हैं। और ये 7,000 का मनसब किसने दिया दोस्तों? तो ये 7,000 का मनसब दिया था फर्रुख सियार जी ने। 7,000 का क्या है, मनसब दिया था संग्राम सिंह सेकंड को। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। यह बात हो गई। मुगल समकालीन मुगल शासक कौन थे दोस्तों? एक थे फर्रुख सियार, दूसरे रफी उद्दर जाट थे दोस्तों। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं तो आगे जो शासक बनेंगे, शासक है इनके आगे शासनकाल में क्या होता है? तो दोस्तों शासक बनते हैं, शासक बनने के कुछ समय बाद दोस्तों एक युद्ध होता है इनका। और वो युद्ध होता है मुगल सेनापति से। किन से युद्ध होता है दोस्तों? मुगल सेनापति से युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम है बांदनवाड़ा का युद्ध दोस्तों। क्या नाम है? बांदनवाड़ा का युद्ध। बांदनवाड़ा का युद्ध दोस्तों। और ये जो बांदनवाड़ा का युद्ध है, ये बांदनवाड़ा का युद्ध होता है। और ये बांदनवाड़ा जो स्थान है दोस्तों, यह स्थान भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में पड़ता है यह स्थान। इतना आप ध्यान रखना।
यह बांधनवाड़ा का युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध हुआ किन के मध्य है और इस युद्ध में विजय कौन हुए, इतना आप ध्यान रखना। तो ये युद्ध दोस्तों होता है संग्राम सिंह जी और संग्राम सिंह के साथ साथ दोस्तों हमारे मुगल सेनापति रणबाज खां के मध्य होता है। किनके मध्य? एक तो संग्राम सिंह जी और एक हमारे मुगल सेनापति कौन है दोस्तों? रणबाज है। कौन है दोस्तों? रणबाज है मुगल सेनापति। रणबाज रणबाज है। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है दोस्तों। आप समझ रहे हो बात को मेरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बांधनवाड़ा का युद्ध होता है और यह युद्ध संग्राम सिंह जी और मुगल सेनापति जो रणबाज है, इस रणबाज के मध्य होता है। और इस युद्ध के अंदर जो विजय है वो विजय होते हैं संग्राम सिंह को दोस्तों। कौन होते हैं? संग्राम सिंह होते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय इस युद्ध में विजय होते हैं। ठीक है, इस बांधनवाड़ा के युद्ध में विजय कौन हुए? संग्राम सिंह सेकंड इस युद्ध के अंदर विजय होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो इन्हीं के शासन काल में दोस्तों मेवाड़ पर मराठाओं का आक्रमण होता है। किनके शासन काल में? संग्राम सिंह जी के शासन काल में दोस्तों। अब बात को थोड़ी सी समझना, और यहाँ से मैं थोड़ा सा मराठाओं के बारे में भी बताऊंगा कि ऐसे क्या बात हुई थी कि मराठाओं ने हमारे राजपूताना के अंदर दोस्तों लूटपाट मचाना शुरू की थी और आक्रमण करना शुरू किया था। ऐसी क्या बात थी? तो संग्राम सिंह के शासनकाल में दोस्तों, संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में क्या क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि मेवाड़ के अंदर मराठाओं ने आक्रमण किया था। क्या किया था? मेवाड़ में मराठाओं ने आक्रमण किया था। किसने? मराठाओं ने आक्रमण किया। क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया था। यह बात तो होती है, मराठाओं ने आक्रमण किया। मेवाड़ में मराठाओं ने आक्रमण किया संग्राम सिंह के काल में। और ये जो मराठाओं का आक्रमण था ये राजस्थान का, या यूं कहे राजपूताना में सबसे पहले आक्रमण कहां पर हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। राजपूताना के अंदर मराठाओं का सर्वप्रथम आक्रमण कहां पर? मेवाड़ में हुआ था। तो मराठाओं का यह आक्रमण मेवाड़ में नहीं, यह आक्रमण राजपूताना में सर्वप्रथम हुआ था। यह आक्रमण मराठाओं का राजपूताना में सर्वप्रथम हुआ था। राजपूताना में क्या है? सर्वप्रथम हुआ दोस्तों। अब आगे आप बूंदी और जयपुर के मध्य जब आप उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर पढ़ेंगे तब उसमें यह पढ़ोगे कि बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर दोस्तों क्या है? मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। तो वो हस्तक्षेप दोस्तों क्या होगा कि राजस्थान में आंतरिक हस्तक्षेप करने में बूंदी के अंदर प्रथम थे मराठा, और बाकी राजस्थान की कहें, राजपूताना में कहें तो सबसे पहले आक्रमण जो क्या था मराठाओं ने, वो मेवाड़ के अंदर किया था दोस्तों। क्या किया था? मेवाड़ में। तो मेवाड़ में मराठाओं ने आक्रमण किया और सर्वप्रथम आक्रमण कौन सा था? मराठाओं का राजपूताना में आक्रमण मेवाड़ का रहा था दोस्तों। यह बात होती है। अब ये आक्रमण करने की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे क्या हुआ दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको समझ में आता है तो दोस्तों चिंता ना करें, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको भी क्या है समझ में आसानी से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो यह हुआ कैसे दोस्तों? औरंगजेब के समय आपको पता होगा, जब औरंगजेब शासक था दोस्तों, क्या था? शासक। औरंगजेब दिल्ली में कौन शासक था दोस्तों? औरंगजेब शासक था। और इस औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब शासक था, तब इस औरंगजेब के समय दोस्तों राजपूतों में
यहाँ राजपूताने की बात करूँ तो राजपूताने व मराठा में क्या थे, संबंध अच्छे थे। जो भी मराठा थे उन मराठाओं में क्या है, संबंध अच्छे थे। और इस संबंध की आपको जानकारी भी होगी कि हमने जब महाराणा जय सिंह जी के बारे में पढ़ा था, किनके बारे में, महाराणा जय सिंह जी के बारे में पढ़ा था। और वहां हमने पढ़ा था कि दुर्गादास राठौड़ ने, किसने, महाराणा जय सिंह जी के अंदर हमने पढ़ा था कि दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, शहजादे अकबर को संभाजी की शरण संरक्षण में कोंकण भेजते हैं। संभाजी कौन है, अपने शिवाजी जो है, उन शिवाजी मराठा के पुत्र थे संभाजी, उनकी संरक्षण में भेजते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने किसको, शहजादे अकबर को किसकी शरण में भेजा था, संभाजी के पास भेजा था। आपको यह पता होगा। यदि यदि संबंध अच्छे नहीं होते तो क्या भेज पाते, नहीं भेज पाते। तो क्या थे, औरंगजेब के शासनकाल में राजपूताने व मराठा में क्या थे, संबंध अच्छे थे दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखें, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1707 ईस्वी के अंदर, कब दोस्तों, 1707 ईस्वी में यह बात होती है कि जो आजम है, ये आजम दोस्तों कहाँ था, दक्षिण में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब ये दक्षिण में था और दक्षिण इसके अधीन था आजम के पास। तो आजम क्या करता है, उत्तर में आना चाहता है और अपने आप को क्या है, मुगल सम्राट तो दक्षिण में घोषित कर दिया था, लेकिन उत्तर में आकर क्या है, मुंह आजम को परास्त करके पूरा का पूरा विधिवत रूप से क्या है, मुगल सम्राट बनना चाहता है। तो इसके पास मराठा अधीन थे, तो यह चाहता था कि मराठाओं को एक बार रिहा कर दिया जाए, जिससे क्या है, मैं उत्तर की स्थिति संभाल के आऊं और फिर बाद में मराठाओं का अपने अधीन कर लूं। तो आजम क्या करता है 1707 में दोस्तों, इसका एक सेनापति क्या है, तो सेनापति का नाम था जुल्फिकार खां दोस्तों। इसका एक सेनापति था आजम का, उसका नाम है दोस्तों जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां दोस्तों, ये जुल्फिकार खां कहता है कि आजम जी, हमें क्या है, जो संभाजी का पुत्र है साहू जी, क्या कहता है जुल्फिकार खां आजम को कि संभाजी का जो पुत्र है साहू जी, उसको रिहा कर देना चाहिए हमारी कैद से। किसको, संभाजी के पुत्र साहू जी को, किसको, साहू जी को क्या है, हमारी कैद से रिहा कर देना चाहिए। हमारी कैद के अंदर जो है साहू जी, उनको क्या है, हमें रिहा कर देना चाहिए। यदि हम साहू जी को रिहा कर देते हैं तो साहू जी क्या है, हमारी बातचीत मानेंगे यदि हम मुगल सम्राट बनकर वापस दक्षिण में आते हैं। और साथ ही साथ क्या है, साहू जी जो मराठा है, और यहाँ पर जो मराठा है ताराबाई, उनके अधीन जो मराठाओं का राज कार्य चल रहा है, उनके मध्य क्या है, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। क्या युद्ध छिड़ जाएगा, गृह युद्ध। और तब तक हम उत्तर में स्थिति संभाल के आ जाएंगे। तो साहू जी को क्या है, कैद से रिहा कर दिया, किसके कहने पर, जुल्फिकार खां के कहने पर रिहा कर दिया। यह बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बात तो हो गई, जुल्फिकार खां के कहने पर रिहा कर दिया, और कहां पर, आजम तो कहां, उत्तर में चला गया। अब पीछे क्या होता है कि साहू जी दोस्तों और ताराबाई के मध्य, किसके मध्य, साहू जी और ताराबाई के मध्य गृह युद्ध छिड़ता है। ताराबाई और किनके मध्य, ताराबाई एवं साहू जी के मध्य क्या है, गृह युद्ध छिड़ता है। साहू जी के मध्य क्या युद्ध छिड़ता है, गृह युद्ध छिड़ता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। क्योंकि ये दोनों घर के लोग हैं, ताराबाई और साहू जी। ये भी संभाजी की क्या थी, एक पत्नी थी, और संभाजी की पत्नी होने के कारण राजकार्य ये संभाल रही थी। इधर साहू जी क्या है, सबसे बड़े पुत्र थे। तो साहू जी क्या है, ये मराठाओं के क्या है, उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, और मराठाओं के उत्तराधिकारी बनने के लिए इनके मध्य क्या है, एक संघर्ष छिड़ जाता है। और इसी संघर्ष के अंदर दोस्तों क्या है, साहू जी का साथ देने के लिए बालाजी विश्वनाथ आ मिल जाते हैं। किसका,
साहू जी का साथ देने के लिए, किसका साथ है दोस्तों, साहू जी का साथ देने के लिए दोस्तों एक व्यक्ति आके मिलता है, उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है, बालाजी विश्वनाथ है। और ये बालाजी विश्वनाथ क्या है, साहू जी को अपनी योग्यता के आधार पर और अपनी बुद्धि के आधार पर दोस्तों क्या है, अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर, कौन, ये जो साहू जी बालाजी विश्वनाथ है, अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर क्या है, साहू जी को मराठाओं का क्या है, राजा बना देते हैं। क्या बना देता है, मराठा राजा बना देते हैं। ठीक है, अब ये साहू जी राजा तो बन जाते हैं, लेकिन क्या है, ताराबाई का दमन करने के लिए सेना संगठित करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ताराबाई का दमन करने के लिए साहू जी को सेना संगठित करनी पड़ती है। किसका, ताराबाई का। ये जो ताराबाई है, इस ताराबाई का दमन करना पड़ेगा। और इस ताराबाई का दमन करने के लिए बालाजी विश्वनाथ, कौन, बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं, सेना संगठित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, विश्वनाथ सेना संगठित करते हैं, सेना संगठित करते हैं। और ये सेना संगठित करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। क्या लेते हैं, कर्जा लेते हैं। और जैसे ही कर्जा लेते हैं दोस्तों, तो हमारे साहू जी की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, कमजोर हो जाती है। जो साहू जी है, उन साहू जी की आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर हो जाती है। साहू जी की क्या है दोस्तों, साहू जी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, यानी कि आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हो जाते हैं। और समय ऐसा आता है कि साहू जी के पास दोस्तों क्या है, जो अपनी दिनचर्या है, उन दिनचर्या के लिए भी क्या है दोस्तों, कर्जा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कर्जा लेना, या फिर दोस्तों चौथ वसूलने का काम करना पड़ता है। साहू जी को दिनचर्या के लिए मराठाओं के जो छोटे छोटे ठिकाने थे, उन ठिकानों से क्या है दोस्तों, चौथ वसूलने का काम करना पड़ता है। कौन सा दोस्तों, चौथ वसूलने का काम करना पड़ता है, चौथ वसूली का काम करना पड़ता है। और इस चौथ वसूली से भी क्या है, इनका खर्चा नहीं चल पाता है। और खर्चा नहीं चल पाता, जिसके चलते क्या है दोस्तों, खर्चा तो नहीं चल पाता है, और जिसके चलते इनको क्या है, लूटपाट करनी पड़ती है। नहीं चलता है, और नहीं चलने के कारण इनको दोस्तों क्या है, लूटपाट करने का काम प्रारंभ करना पड़ता है। 1720 के अंदर दोस्तों कौन मर जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1720 के अंदर बालाजी विश्वनाथ की क्या है, मृत्यु हो जाती है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और एक बात ध्यान रखना, इन्हीं बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों क्या है, साहू जी ने 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में क्या है, पेशवा पद पर नियुक्त किया था। किस पर, पेशवा पद पर नियुक्त किया था। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके स्थान पर कौन बनेगा पेशवा, तो इनका पुत्र बनेगा। ठीक है, ये बात होती है। 1720 में मृत्यु हो जाती है, और इनके पुत्र जब पेशवा बनते हैं, तो उनका नाम था दोस्तों बालाजी विश्वनाथ तो हो गए। अब इनका पुत्र कौन आएगा, बाजीराव पेशवा आएगा। अब बाजीराव पेशवा जब इनका पुत्र वो बनता है, क्या बनता है, पेशवा बनता है। पेशवा अब कौन बनेगा, बाजीराव, बाजीराव, बाजीराव ये पेशवा बनते हैं। अब ये पेशवा बन गए, और क्या है, जो मराठाओं की आर्थिक स्थिति क्या थी, कमजोर थी, दिनचर्या को चलाने के लिए ये क्या करते हैं, गुजरात पर, किस पर दोस्तों, गुजरात पर, और गुजरात के साथ ही साथ मालवा में लूटपाट का काम करते हैं और आक्रमण करते हैं। इन दोनों स्थान पर ये क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के साथ साथ क्या है, लूटपाट करते हैं। जिसके चलते दोस्तों क्या है, इनका खर्चा चलता है। किनका, मराठाओं का क्या है दोस्तों, खर्चा चलता है, मराठाओं का खर्चा चलता है। यह बात होती है। अब खर्चा चलता है, लेकिन दोस्तों इनसे भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं,
और जो गुजरात और मालवा के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्र में भी क्या है ये लूटपाट मचाने का काम प्रारंभ कर देते हैं। अब सीमावर्ती क्षेत्र में लूटपाट करेंगे तो सीमावर्ती के अंदर कौन है, तो राजपूताना है। कौन है, राजपूताना है। और इस राजपूताना में भी कौन है दोस्तों, तो मेवाड़ है। कौन है दोस्तों, मेवाड़ है। तो सबसे पहले कहाँ पर ये आक्रमण करेंगे, राजपूताना में, मेवाड़ के अंदर ये आक्रमण करेंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मराठाओं का आक्रमण है सबसे पहले राजपूताना में, मेवाड़ में होता है। ये बात हमने देखी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि राजपूताना में भी क्या है आक्रमण करते हैं। और इधर मालवा की सूबेदारी किसके पास है, तो हमारे जय सिंह जी के पास है। मालवा की क्या है दोस्तों, सूबेदारी। और सूबेदारी किसके पास है, जय सिंह सेकंड के पास है। क्या है दोस्तों, मालवा की सूबेदारी है। यानी कि मालवा की देख रेख करना, मालवा को चलाने के लिए कौन निर्धारित किया गया है, मुगलों के द्वारा जय सिंह निर्धारित किया गया है। इधर मेवाड़ में भी क्या है आक्रमण होता है, लूटपाट की जाती है मेवाड़ के अंदर। और इधर मालवा में तो हो ही रही है। तो मेवाड़ के राजा किनसे बातचीत करते हैं, जय सिंह जी से बात करेंगे। और जय सिंह जी भी क्या है अपने मालवा की सूबेदारी को बचाने के लिए क्या करते हैं, इनकी बात का समर्थन करते हैं और एक स्थिति बन जाती है दोस्तों। ये बात होती है। अब मेवाड़ के अंदर दोस्तों लूटपाट होती है और राजपूताना में मराठाओं का आगमन होता है। तो अब राजपूताना में मराठाओं का आगमन होने का एक कारण और है। क्या है, मराठाओं का राजपूताना में आगमन, राजपूताना में आगमन का कारण दोस्तों, एक कारण तो हमने देख लिया कि लूटपाट करके अपना खर्चा चलाना, आगमन का कारण। दूसरा कारण यह मिलता है हमें दोस्तों कि जो भी राजा थे वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के बाद दोस्तों क्या है, दिल्ली का ऐसा कोई मजबूत शासक नहीं था। दिल्ली का कोई दोस्तों क्या है, मजबूत शासक नहीं था। मजबूत शासक, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों, इसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली का मजबूत शासक कोई नहीं रहा। और इसी के चलते दोस्तों क्या है, राजपूताना में आपस में फूट पड़ गई, आपस में मनमुटाव हो गया। क्या हो गया, जो राजपूताना है उस राजपूताने के अंदर दोस्तों, राजपूताने में फूट पड़ गई और आपस में क्या है दोस्तों, आपस में मनमुटाव हो गया, वैमनस्य पैदा हो गया। और मनमुटाव के साथ ही साथ दोस्तों क्या है, अपने राज्य का विस्तार करने लगे। और इसी राज्य विस्तार के तहत दोस्तों क्या है, मराठा हमारे राजपूताना में आ गए। मराठा सिर्फ पैसे के चलते, अपना खर्चा निकालने के चलते, पैसे के लिए दोस्तों ये किसी का भी सहयोग कर देते थे। किसके लिए, पैसे के लिए किसी का भी सहयोग करने के लिए तैयार थे। कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको तो सिर्फ क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे दे दो। यानी कि मराठा क्या हो गए थे, बाद में बाड़े के सैनिक हो चुके थे। मराठा बाद में क्या कहलाने लगे, बाड़े के सैनिक कहलाने लगे। बाड़े के सैनिक क्यों कहलाने लगे, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए, चाहे आदमी गलत हो चाहे सही हो, चाहे युद्ध करने का उसका जो भी उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को नहीं देखते, जो ज्यादा पैसा देते उसका सहयोग करते। कि मुझे यदि मेवाड़ से 5 लाख रुपए मिले हैं इस युद्ध को जिताने के लिए, और यदि मुझे कोई अन्य राजा उसका सहयोग करने के लिए ज्यादा पैसा देता है, तो क्या है, वो उनका सहयोग कर लेते हैं। तो इस कारण से क्या है, मराठा मेवाड़ में प्रवेश कर चुके थे दोस्तों। ये बात तो हो गई थी। अब इस बात से अब हम दोस्तों क्या है, वापिस संग्राम सिंह जी की ओर चलते हैं। अब हमने मराठाओं के बारे में जो भी जानकारी देखी वो देख ली। अब हम संग्राम सिंह जी के बारे में चलते हैं। और संग्राम सिंह जी के समय हमने बात की थी कि
मराठाओं ने क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। तो अब इस आक्रमण से बचने के लिए संग्राम सिंह जी क्या है, एक पत्र लिखते हैं, और वो पत्र लिखते हैं आमेर के शासक, किसको, आमेर के शासक जय सिंह जी को पत्र लिखते हैं। और जय सिंह जी को पत्र लिखते हैं तो जय सिंह जी और अमर सिंह जी मिलकर मराठाओं के विरुद्ध एक योजना बनाते हैं और एक सम्मेलन करते हैं राजपूताना का। उस सम्मेलन का नाम है हुल्डा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बनाते हैं, हुल्डा सम्मेलन की योजना बनाते हैं। हुल्डा सम्मेलन की क्या है, योजना बनाते हैं। अब जब हुल्डा सम्मेलन की योजना बनती है तो योजना के मध्य क्या बातचीत होती है इन दोनों के मध्य हम समझते हैं। तो जय सिंह जी कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुगलों से भी क्या है सहयोग लेंगे, साथ ही साथ अन्य राजपूताना के जितने भी राजा हैं उनको हम क्या है एकत्रित करेंगे, क्योंकि आपके वंशज में संग्राम सिंह जी एक हुए थे सांगा। कौन हुए थे, सांगा हुए थे, जिसे हम संग्राम सिंह प्रथम कहते हैं। उन्होंने क्या है पाती परवन भेजकर मुगलों के विरुद्ध सभी राजपूताना के राजाओं को क्या है एकत्रित किया था। इसी तरह हम क्या है मराठाओं के विरुद्ध सभी राजाओं का एकत्रित करने का काम करेंगे, लेकिन इसका गौरव आपको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने एकत्रित किया है तो अब भी आप क्या है एकत्रित कर सकते हो। और इस बात को लेकर क्या है एक सम्मेलन की योजना बनाते हैं, और इस सम्मेलन की योजना बनाने वाला पूरा दायित्व निभाते हैं हमारे, कौन निभाते हैं, जय सिंह जी। तो हुल्डा सम्मेलन की थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, बाकी जब हम आगे जगत सिंह द्वितीय पढ़ेंगे तब पूरी बातचीत करेंगे और हुल्डा सम्मेलन को लेकर। यह हुल्डा सम्मेलन दोस्तों होने, इसकी तय तिथि क्या थी दोस्तों, इसकी जो तय तिथि थी वो थी 17 जुलाई। कौन थी दोस्तों, 17 जुलाई थी। और 17 जुलाई कौन सी तिथि थी दोस्तों, तय तिथि जो थी वो 17 जुलाई थी। और 17 जुलाई के अंदर दोस्तों 1734 थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या है, इसकी योजना किसने बनाई, तो योजना बनाई थी जय सिंह जी ने। किसने बनाई थी, जय सिंह जी ने योजना बनाई थी। और इस हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उससे हम कहते हैं तय अध्यक्ष, यानी कि इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे संग्राम सिंह जी। कौन करेंगे, संग्राम सिंह जी करेंगे इसकी अध्यक्षता। ये बात हो चुकी थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब ये 17 जुलाई को हुल्डा सम्मेलन होना था तब तक क्या है संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी को। कब हुई दोस्तों, 11 जनवरी 1734 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हुल्डा सम्मेलन की योजना बना दी। योजना क्यों बनी दोस्तों, तो मराठाओं को राजपूतों से बाहर निकालना। मराठाओं को राजपूताने से दोस्तों कहाँ से बाहर निकालना, मराठाओं को राजपूताने से बाहर, राजपूताने से क्या है दोस्तों बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए दोस्तों क्या है हुल्डा सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, हुल्डा सम्मेलन होता है। क्या होता है दोस्तों, हुल्डा सम्मेलन होता है। अब हम हुल्डा सम्मेलन दोस्तों होता है, लेकिन क्या है हमारे संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके शासन काल में और क्या क्या घटना होती है वो सभी घटनाएं हम देखते हैं। अब हम आगे देखें तो आगे इनके बारे में हमें देखने को ये मिलता है कि इनके निर्माण कार्य, और निर्माण कार्य से पहले एक बात हमें और देखने को मिलती है कि इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को, किनको दोस्तों, जो दुर्गादास राठौड़ है उनको, दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों क्या है शरण दी थी। जब अजीत सिंह जी ने दोस्तों किसने, अजीत सिंह जी ने इनको देश निकाला दिया था। मारवाड़ के जो अजीत सिंह जी है उन्होंने देश निकाला दिया था, और ये
देश निकाला किनको दिया दोस्तों? तो ये जो देश निकाला है, ये देश निकाला दुर्गादास राठौड़ को दिया। और दिया किसने? तो अजीत सिंह जी ने दिया था, अजीत सिंह ने दिया था। जब देश निकाला अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को दिया, तो दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों क्या है, शरण दी थी हमारे मेवाड़ के शासक। और मेवाड़ के शासक कौन है? संग्राम सिंह जी ने। किसने दी? संग्राम सिंह सेकंड ने दी थी। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड ने क्या है, इनको शरण दी थी। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड ने शरण दी थी। शरण के साथ साथ दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों दो तो जागीरें मिली थी। एक तो विजयपुर की जागीर, कौन सी जागीर मिली थी इनको? एक तो विजयपुर की जागीर मिली थी, विजयपुर की जागीर, ये विजयपुर की जागीर दी दोस्तों। और बात करूं तो दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों क्या है, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। किसका? रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। किसका नियुक्त किया था दोस्तों? रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, 500 रुपये पेंशन भी दी थी। क्या दी थी? 500 रुपये पेंशन भी दी थी। हमारे मेवाड़ के राजा क्या कहते हैं कि हमारे पास हमारे दिए हुए पूर्वजों का बहुत कुछ है, हमें किसी धन दौलत जमीन जायदाद किसी की कोई कमी नहीं है, हम शरण देने में भी क्या है, आगे रहते हैं, तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। जब दुर्गादास राठौड़ को, किनको? दुर्गादास राठौड़ को जब अजीत सिंह जी ने देश निकाला दिया था, क्या दिया? देश निकाला दिया था, तब दुर्गादास राठौड़ को शरण देने वाले हमारे मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड थे। और संग्राम सिंह सेकंड ने दोस्तों एक तो विजयपुर की जागीर, जो विजयपुर है, इस विजयपुर की जागीर दुर्गादास राठौड़ को दी। साथ ही साथ रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। और दोस्तों क्या है, 500 रुपये पेंशन भी दी थी दुर्गादास राठौड़ को। 500 रुपये पेंशन इसलिए दी कि आप क्या है, बूढ़े हो चुके हो, ताकि क्या है, आपके खर्चे के लिए हम 500 रुपये पेंशन के नियुक्त करते हैं। यह बात हो गई। अब हम क्या है, संग्राम सिंह जी के निर्माण कार्य देख लेते हैं। क्या देखते हैं? निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, ये निर्माण कार्य किनके देख रहे हैं हम? संग्राम सिंह जी के देख रहे हैं। तो निर्माण कार्य में पहला इन्होंने कौन सा निर्माण कार्य करवाया? तो देखते हैं, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरा निर्माण कार्य क्या करवाया इन्होंने, वो देखते हैं। तो नाहर मगरी के महलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नाहर मगरी महलों का निर्माण करवाया। नाहर मगरी महलों का निर्माण करवाया। महलों का क्या है दोस्तों? निर्माण करवाया। तीसरा इनका निर्माण कार्य देखें तो उदयपुर के राजमहलों में चीनी मिट्टी के भित्ति चित्रण बनवाए थे। क्या बनवाए दोस्तों? उदयपुर के राजमहलों में, जो उदयपुर के राजमहल है, उन राजमहलों में दोस्तों क्या है, चीनी मिट्टी के, किसके दोस्तों? चीनी मिट्टी के दोस्तों भित्ति चित्रण बनवाए। चीनी मिट्टी के भित्ति चित्रण बनवाए। चीनी मिट्टी के भित्ति चित्रण बनवाए। भित्ति चित्रण बनवाए थे दोस्तों। ये काम किया इन्होंने। और एक काम इनके शासनकाल में वो हुआ था कि जो सीसारामा गांव है, उस सीसारामा गांव में, चौथा निर्माण कार्य दोस्तों क्या है कि जो सीसारामा गांव है, इस सीसारामा गांव के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? सीसारामा गांव के अंदर दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर का। और इसी वैद्यनाथ मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया था। और उस प्रशस्ति का निर्माण किसने किया दोस्तों? और प्रशस्ति क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, इस वैद्यनाथ
मंदिर के बारे में हम आगे देखते हैं कि इतना ध्यान रखना, आप वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पहले हम थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं निर्माण कार्य। ये सारे निर्माण कार्य किन के देख रहे हैं हम? संग्राम सिंह जी के देख रहे हैं, ठीक है। तो संग्राम सिंह जी के निर्माण कार्य में पहला निर्माण कार्य हम देखते हैं कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, नाहर मगरी में महल बनवाए, उदयपुर के राजमहलों में क्या है, चीनी मिट्टी के भित्ति चित्रण करवाए थे, और सीसारामा गांव के अंदर वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था। और इसी सीसारामा गांव के अंदर जो वैद्यनाथ मंदिर है, उस वैद्यनाथ मंदिर पर दोस्तों क्या है, वैद्यनाथ मंदिर पर वैद्यनाथ मंदिर में दोस्तों क्या है, एक प्रशस्ति भी बनवाई थी, और उस प्रशस्ति का नाम है हमारा वैद्यनाथ प्रशस्ति। दोस्तों कौन सी प्रशस्ति है? वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति है दोस्तों, वैद्यनाथ प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? तो इस वैद्यनाथ प्रशस्ति की जो रचना की, उस रचनाकार का नाम है दोस्तों, इसकी रचना करने वाला रूप भट्ट है। कौन दोस्तों इसका रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो है रूप भट्ट। कौन है दोस्तों? रूप भट्ट है। इस रूप भट्ट ने दोस्तों क्या है, वैद्यनाथ प्रशस्ति की रचना की थी। और वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सीसारामा गांव के अंदर है। और यह सीसारामा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर आता है। यह बात हो गई। और अब हम देखें तो जो संग्राम सिंह जी है, इनके शासनकाल में दोस्तों एक बात और देखने को मिलती है कि जो मेवाड़ चित्रशैली है, मेवाड़ चित्रशैली का दोस्तों देखना, जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस चित्रशैली का जो प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, वो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? उस प्रसिद्ध चित्र का नाम दोस्तों है, उस प्रसिद्ध चित्र का नाम है दोस्तों कलीला दमना नाम है। क्या नाम है? कलीला दमना नाम है। और इस कलीला दमना का जो चित्रण है, वो चित्रण दोस्तों किनके शासनकाल में हुआ? तो इसका चित्रण दोस्तों हमारे संग्राम सिंह जी के शासनकाल में होता है। किसके काल में? संग्राम सिंह जी के शासनकाल में होता है। किनके काल में? संग्राम सिंह जी के शासनकाल में होता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी, ये महत्वपूर्ण बात थी कि मेवाड़ चित्रशैली का, किसका दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रसिद्ध चित्र है कलीला दमना। कौन सा? कलीला दमना। इस कलीला दमना का चित्रण दोस्तों संग्राम सिंह के शासनकाल में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और संग्राम सिंह जी की अंतिम एक बात, फिर हम संग्राम सिंह जी को विराम देंगे, फिर हम इनके जो आगे वंशज आए, जो आगे राजा बने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संग्राम सिंह जी का लस्ट है कि जो कव्य कर्णीदान है दोस्तों, कौन? कव्य कर्णीदान। इस कव्य कर्णीदान को दोस्तों क्या है, लाख पसाव दिया था। कव्य कर्णीदान को यह कव्य कर्णीदास के काव्य ग्रंथों से दोस्तों, जो कव्य कर्णीदास है, इस कव्य कर्णीदास के काव्य ग्रंथों से, इसके जो काव्य ग्रंथ थे, इन्होंने जो रचना की थी, उन रचना से दोस्तों कौन प्रसन्न हुए थे? हमारे संग्राम सिंह जी। काव्य ग्रंथों से दोस्तों क्या है, प्रसन्न होकर दोस्तों क्या है, संग्राम सिंह जी ने इनको, संग्राम सिंह जी ने दोस्तों क्या है, संग्राम सिंह ने लाख पसाव दिया था। क्या दिया था दोस्तों? लाख पसाव दिया था। क्या दिया? लाख पसाव दिया था। कव्य कर्णीदास के काव्य ग्रंथों से प्रसन्न होकर संग्राम सिंह ने लाख पसाव दिया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और संग्राम सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संग्राम सिंह की मृत्यु दोस्तों, संग्राम सिंह की मृत्यु दोस्तों, तो संग्राम सिंह की मृत्यु होती है दोस्तों 11 जनवरी 1734 ईस्वी को। 11 जनवरी 1734 ईस्वी को क्या है, इनकी मृत्यु
हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले शासक की बात करें तो अगले शासक का नाम है जगत सिंह द्वितीय दोस्तों। कौन है? जगत सिंह द्वितीय हैं। और इनके शासनकाल के बारे में हम बात करें तो कोई ज़्यादा शासनकाल रहा नहीं है, वैसे तो रहने में बहुत बड़ा रहा है इनका शासनकाल, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं उनके बाद भी में बात करते हैं। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751। महाराणा जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, इनका जो शासनकाल है वो है 1734 से लेकर 1751 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, महाराणा जगत सिंह सेकंड का दोस्तों। और ये जो राजगद्दी पर बैठे थे 11 जनवरी 1734 पर, राजगद्दी पर दोस्तों, ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो राजगद्दी पर बैठे थे 11 जनवरी 1734 को, जब इनका हमारे संग्राम सिंह जी का निधन हुआ था तब बैठे थे। 11 जनवरी 1734 ईस्वी को ये बैठे थे राजगद्दी पर। इनके शासनकाल में दोस्तों, या इनके समय की बात करें तो इनके शासनकाल में ध्यान रखना, इनके शासनकाल में, जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में आप ध्यान रखना कि उनके शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ था। तो इनके शासनकाल में एक घटना हुई थी। घटना यह हुई थी कि जो अफगान के जो आक्रमणकारी थे, कौन? अफगान आक्रमणकारी, अफगान आक्रमणकारी, और जो अफगान आक्रमणकारी है, और अफगान आक्रमणकारी का, अफगान आक्रमणकारी, उसका नाम है नादिर शाह। क्या नाम है? नादिर शाह नाम है। और इस नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था। क्या क्या था दोस्तों? दिल्ली को लूटा था। ये ध्यान आप रखना कि जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में अफगान आक्रमणकारी ने, किसने? अफगान आक्रमणकारी, और उसका नाम था नादिर शाह। इस नादिर शाह ने दिल्ली को क्या है, लूटा था। ये आप ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो जगत सिंह सेकंड के शासनकाल की बात करूं तो इनके शासनकाल में दोस्तों हुल्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन? हुल्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हुल्डा कहाँ पर आता है? यह आता है भीलवाड़ा में। और हुल्डा सम्मेलन का क्या है, 17 जुलाई को आयोजन हुआ था। 17 जुलाई 1734 में, 1734 में क्या है, आयोजन होता है हुल्डा सम्मेलन का। ठीक है। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? हुल्डा सम्मेलन के आयोजनकर्ता, जिसे हम जनक कहते हैं, तो इसके जो आयोजनकर्ता है उनका नाम है दोस्तों, जिनको हम क्या है, जनक भी कहते हैं, उनका नाम है सवाई जय सिंह सेकंड। कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह सेकंड है। जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह सेकंड है। और ये हमारे जयपुर के शासक थे। ठीक है, आमेर या जयपुर के शासक थे। 23 अध्यक्ष कौन थे हुल्डा सम्मेलन के? 23 अध्यक्ष, ये हमने पहले देख लिया था, फिर भी देख लेते हैं। 23 अध्यक्ष, तो ये थे 23 अध्यक्ष संग्राम सिंह सेकंड दोस्तों। कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड थे 23 अध्यक्ष। ठीक है। और अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो अध्यक्षता की किसने और करना कौन चाहता था? अब ये ध्यान रखना आपको दोस्तों, अध्यक्षता की तो जगत सिंह सेकंड ने की। किसने? जगत सिंह सेकंड ने दोस्तों। लेकिन अध्यक्षता करना कौन चाह रहा था? जब संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हुई दोस्तों, तो मृत्यु के बाद जय सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करना चाहता था। अध्यक्षता कौन करना चाहता था? जय सिंह सेकंड अध्यक्षता करना चाहता था। लेकिन की किसने? जगत सिंह सेकंड ने की। तो इस मन मुटाव के कारण क्या है, इस हुल्डा सम्मेलन के अंदर जय सिंह अपना इतना क्या है, ध्यान नहीं देता है। यह बात तो होती है। इस हुल्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। तो हुल्डा सम्मेलन का उद्देश्य,
हुल्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है दोस्तों मराठाओं को राजपूताना से बाहर निकलना। मराठाओं को क्या है, राजपूताने से बाहर निकालना, राजपूताने से बाहर निकालना तथा इनके आतंक से बचने के लिए क्या है यह सम्मेलन किया गया। इनके आतंक से बचने के लिए किया गया था। यह था हुल्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। जो हुल्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यह है कि मराठाओं को क्या है, एक तो राजपूताने से बाहर निकालना और एक मराठाओं के द्वारा जो आतंक किया जाता है उस आतंक से बचने के लिए क्या है हुल्डा सम्मेलन किया गया था। और इस हुल्डा सम्मेलन में राजस्थान के निम्न राजपूतों ने भाग लिया था। निम्न शासकों ने भाग लिया था। तो सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्न शासक, तो क्या होगा, सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक, सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्न शासक, भाग लेने वाले शासक, ठीक है। अब कौन कौन शासक थे दोस्तों, एक तो मेवाड़ के शासक कौन है, जगत सिंह है, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय। दूसरे शासक की बात करूं तो मारवाड़ के अभय सिंह जी थे। मारवाड़ से कौन थे, अभय सिंह जी थे, अभय सिंह जी थे। और जयपुर की बात करूं दोस्तों, जो आमेर कहलाता है, जयपुर या आमेर दोस्तों, यहाँ से कौन आए थे, जय सिंह सेकंड आए थे। कौन आए थे, जय सिंह सेकंड आए थे। और बात करूं दोस्तों बीकानेर से, तो बीकानेर के जोरावर सिंह थे दोस्तों। कौन थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे। बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे, जोरावर सिंह आए थे। और बात करें शासकों को लेकर दोस्तों, तो जो और शासक थे उनका नाम आता है करौली के। तो करौली से आए थे गोपाल सिंह दोस्तों। कौन आए थे, करौली से गोपाल सिंह आए थे। गोपाल सिंह दोस्तों कौन है, गोपाल सिंह आए थे। और बात करें तो कोटा से कौन आए थे दोस्तों, कोटा से भी शासक आए थे, उनका नाम है दुर्जन साल। कौन आए थे, दुर्जन साल आए थे। और बात करूं दोस्तों तो नागौर से बखत सिंह आए थे। नागौर से कौन आए थे, बखत सिंह आए थे, बखत सिंह आए थे। और किशनगढ़ से राज सिंह आए थे दोस्तों। कौन आए थे, किशनगढ़ से राज सिंह आए थे, किशनगढ़। और किशनगढ़ से कौन आए थे, राज सिंह आए थे, राज सिंह। और बूंदी से दोस्तों कौन आए थे, दल्ले सिंह आए, बूंदी से दोस्तों कौन, दल्ले सिंह आए थे, दल्ले सिंह आए थे। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी राजपूत राजा थे वो भी आए थे। जो छोटी मोटी रियासत थी उन छोटी मोटी रियासतों से क्या है, जो भी राजपूत शासक थे वो राजपूत शासक आए थे दोस्तों। कौन आए थे, जितने भी छोटी मोटी रियासतें थी उनसे राजपूत शासक आए। जैसे दोस्तों जैसलमेर हो गया, ईडर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ईडर हो गया। और मालवा से भी कुछ शासक आए थे। जो कौन आए थे, मालवा के भी कुछ शासक थे वो आए थे दोस्तों। इस प्रकार से क्या है, जो भी
राजपूत शासक थे वो सभी इस सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। अब एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि इस सम्मेलन में भाग कौन कौन लिया था, सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, सम्मेलन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों। तो इस हुल्डा सम्मेलन की बात करते हैं। और हुल्डा सम्मेलन दोस्तों ये भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, हुल्डा गांव के अंदर हुआ था, इसलिए इसे हुल्डा सम्मेलन कहा जाता है। और यह सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को दोस्तों। आयोजनकर्ता और इसके जनक कहा जाता है हुल्डा सम्मेलन की योजना बनाने वाले जय सिंह सेकंड दोस्तों। कौन? जय सिंह जी सेकंड माने जाते हैं। और इसके जो अध्यक्ष तय हुए थे संग्राम सिंह सेकंड। और संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अध्यक्ष बने, जिनका नाम था दोस्तों जगत सिंह सेकंड। ये क्या है? अध्यक्ष बने थे। अब हम आगे बढ़े तो आगे इसका उद्देश्य हमने देखा था कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो हुल्डा सम्मेलन का उद्देश्य था वो उद्देश्य हमने देखा कि मराठाओं को राजपूताने से क्या है, एक तो बाहर निकालना, जो मराठा है उनको राजपूताने से क्या है, बाहर निकालना। और इनके आतंक से बचने के लिए क्या करना है, आतंक से बचने के लिए, जो आतंक है उस आतंक से बचने के लिए यह हुल्डा सम्मेलन किया गया था। और इस हुल्डा सम्मेलन में निम्न शासकों ने भाग लिया था। मेवाड़ से दोस्तों जैसे जगत सिंह द्वितीय ने, मारवाड़ से अभय सिंह जी ने, जयपुर या आमेर से कहें तो जय सिंह सेकंड ने भाग लिया, बीकानेर से जोरावर सिंह ने भाग लिया था दोस्तों। और बात करूं तो करौली से गोपाल सिंह ने भाग लिया था। किसने? करौली से गोपाल सिंह ने भाग लिया था। कोटा से दुर्जन साल ने भाग लिया था। नागौर से दोस्तों बखत सिंह ने भाग लिया था। और किशनगढ़ के अंदर राज सिंह जी ने भाग लिया था। और बूंदी के शासक की बात करूं तो दल्ले सिंह जी ने भाग लिया था। और भी जितनी भी छोटी मोटी रियासतें ठिकाने थे, उन ठिकाने और रियासतों से दोस्तों क्या है, जो राजपूत शासक थे, कौन थे, जो राजपूत शासक थे वो सभी भाग लिए थे। यह बात होती है। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे और क्या क्या घटनाएं होती हैं इनके शासनकाल में। क्या यह सम्मेलन सफल हुआ था? इसका परिणाम क्या रहा था? और ये जब सम्मेलन हुआ था तब क्या बातचीत हुई थी? और क्या बातचीत होने के कारण क्या प्रस्ताव जारी हुए थे? तो उन प्रस्तावों में एक बात आती है कि बात यही है कि किसी भी राजा का जो भी अपमान होगा वो सभी का मान सम्मान और अपमान बराबर होगा दोस्तों। तो इस सम्मेलन की बात हुई थी। ये जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात सामने आई कि जब वर्षा का समय, जब चौमासा खत्म हो जाएगा, जब क्या है वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, तब क्या है वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, यानी कि वर्षा ऋतु के बाद हम सब कहाँ, रामपुरा आगूचा में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? रामपुरा आगूचा में मिलेंगे, रामपुरा में मिलेंगे। यह बात तय हुई थी। कहाँ मिलेंगे? रामपुरा के अंदर मिलेंगे। अब जब रामपुरा के अंदर मिलेंगे तब ये बात तय हो गई। कब तय हुई? कि वर्षा ऋतु के बाद मिलेंगे। इसके अंदर एक बात और तय हुई कि जो भी शासक नहीं आता है वो अपने क्या है, राजकुमार को भेजे। और दूसरा क्या था कि सभी का मान सम्मान समान होगा, यानी कि एक का अपमान क्या है, एक शासक का अपमान और मान सम्मान क्या है, एक शासक का अपमान मान सम्मान क्या है, सभी का अपमान मान सम्मान होगा। क्या होगा? सभी का क्या होगा दोस्तों? मान सम्मान होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? अपमान भी होगा। सभी का मान सम्मान व अपमान होगा, वे अपमान होगा। यदि किसी एक राजा का मान सम्मान होता है या उसका अपमान होता है तो सभी राजाओं का क्या है, मान सम्मान और अपमान माना जाएगा। और ये बात तय हो गई कि हम वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आपसी मन मुटाव के कारण, किसके कारण? आपसी मन मुटाव के कारण। किसके कारण? आपसी मन मुटाव के कारण कोई राजा, कोई भी राजपूत राजा, कोई भी राजपूत शासक दोस्तों क्या है, रामपुरा में नहीं आता है सेना लेकर। कोई भी
राजपूत शासक दोस्तों क्या है, सेना लेकर नहीं आता है। क्या करता है, सेना लेकर नहीं आता है। और कहाँ नहीं आता है दोस्तों, रामपुरा के अंदर। कहाँ पर, रामपुरा के अंदर नहीं आता है, जिसके चलते यह अभियान क्या है, असफल माना जाता है। क्या माना जाता है, जो हुल्डा सम्मेलन है, इस हुल्डा सम्मेलन का जो परिणाम रहा, वो परिणाम क्या रहा दोस्तों, देखना। जो हुल्डा सम्मेलन है, इस हुल्डा सम्मेलन का जो परिणाम रहा, वो परिणाम दोस्तों ये रहा कि क्या रहा परिणाम, ये परिणाम ये रहा कि ये असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा दोस्तों, असफल रहा। और असफल रहने का कारण क्या था, आपसी मनमुटाव। क्या कारण था, आपसी मनमुटाव। और जब आपसी मनमुटाव होता है तब कोई काम दोस्तों क्या है, सफल नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि अपने घर के अंदर भी दोस्तों, जब एक परिवार के अंदर दो लोगों में आपसी मन मुटाव हो जाता है किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, तब वो साथ में बैठते करते, लेकिन वो काम क्या है, असफल होता है। वो काम नहीं हो पाता है आपसी मन मुटाव के कारण। यदि वो नया काम भी प्रारंभ करे तो क्या है, वो काम प्रारंभ नहीं हो पाता है। यह बात है। अब हम आगे देखें दोस्तों, तो और क्या हुआ इनके शासनकाल में। यह तो क्या है, असफल हो गए। अब इनके शासनकाल में दोस्तों पेशवा बाजीराव ने, किसने, पेशवा बाजीराव ने, पेशवा बाजीराव बाजीराव है, इनको पता चलता है कि हमें राजपुताना से बाहर निकालने के लिए हुल्डा नामक स्थान पर एक हुल्डा सम्मेलन किया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उसकी अध्यक्षता करने वाला जगत सिंह सेकंड है। तो क्यों ना जगत सिंह सेकंड को सबक सिखाया जाए। तो पेशवा बाजीराव दोस्तों क्या करता है, 1736 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव प्रथम 1736 ईस्वी में दोस्तों क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब मेवाड़ पर आक्रमण किया दोस्तों, तो आक्रमण तो कर दिया। आक्रमण करने के बाद होता क्या है कि जो जगत सिंह जी सेकंड है, क्या है, जगत सिंह जी सेकंड, ये इतने क्या है, मजबूत नहीं है कि अपनी सेना से इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसलिए ये क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, जगत सिंह जी सेकंड। अब ये समझौता करते किन से है, और इस समझौते के तहत होता क्या है, ये देखना है। तो जगत सिंह जी सेकंड क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। और ये समझौता होता है पेशवा बाजीराव से। पेशवा बाजीराव से और जगत सिंह जी के मध्य जो समझौता होता है, इस समझौते के तहत दोस्तों क्या होता है, एक चौथ के रूप में राशि दी जाती है। किनको, मराठाओं को। और चौथ के रूप में राशि कितनी, 1.5 लाख रुपए दी गई। कितनी राशि दोस्तों, 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब ध्यान देना दोस्तों, जगत सिंह सेकंड ने दोस्तों क्या है, समझौता किया कि हमसे गलती हो गई, हमको क्या है, माफ़ कर दो पेशवा जी, बाजीराव जी। तो बाजीराव जी कहते कि दंड तो भरना पड़ेगा। अब दंड भरना पड़ेगा, तो इन्होंने आक्रमण किया था, तो दंड की बात हुई तो कहा कि क्या दंड की भरपाई करेंगे। तो कहा कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दो, हम वापस क्या है, चले जाएंगे। तो जगत सिंह जी ने चौथ के रूप में क्या है, 1.5 लाख रुपए इनको पेशवा बाजीराव को दिए थे। ये इनके शासनकाल में होता है। और दोस्तों जगत सिंह जी ने और क्या किया, तो जगत सिंह जी ने दोस्तों दो छोटे मोटे और काम किए। वो काम कौन से किए देख लेते हैं। एक काम तो इन्होंने किया कि जो जयपुर के शासक, कौन दोस्तों, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में दोस्तों, यह उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य हुआ वो भी मैं बात करूंगा। तो इस उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या है, हस्तक्षेप किया था इन्होंने। क्या किया, हस्तक्षेप किया था, हस्तक्षेप किया। अब दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था जयपुर का। यह जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य हुआ,
ये उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था दोस्तों, एक दो भाइयों के मध्य हुआ था। उनमें से एक का नाम है दोस्तों ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह है। और एक का नाम है माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह नाम है। और ये माधो सिंह जी हमारे मेवाड़ के क्या लगते हैं? बांजा। मेवाड़ के क्या लगते हैं दोस्तों? बांजा लगते हैं। क्या लगते हैं? बांजा लगते हैं। तो मेवाड़ का साथ दिया। मेवाड़ के क्या लगते हैं? बांजा। और जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या है? हस्तक्षेप किया था। किसने किया था दोस्तों हस्तक्षेप? तो हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति है संग्राम सिंह जी। कौन है? संग्राम सिंह जी। और संग्राम सिंह जी ने हस्तक्षेप करके क्या किया? संग्राम सिंह हस्तक्षेप करके दोस्तों किसका? इस माधो सिंह जी का साथ दिया। क्या दिया? माधो सिंह जी का उत्तराधिकारी संघर्ष में साथ दिया। जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था जयपुर को लेकर, उसमें माधो सिंह जी का साथ दिया था। और साथ दिया था दोस्तों, इसके कारण क्या है? हमारे संग्राम सिंह जी जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करें तो जगत सिंह जी ने पिछोला जेल में एक निर्माण कार्य जो अधूरा था, उस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया दोस्तों। तो कौन सा कार्य था जिसे पूर्ण करवाया दोस्तों? तो देखते हैं निर्माण कार्यों को। जगत सिंह सेकंड ने। किसने? जगत सिंह जी सेकंड ने दोस्तों क्या है? पिछोला जेल में। किसमें दोस्तों? पिछोला जेल के अंदर। पिछोला जेल में जो जगनिवास महल है दोस्तों। कौन से? जगनिवास महल। जगनिवास महल है। इन जगनिवास महल या जगनिवास महल या जग महल का निर्माण पूर्ण करवाया। किसका? जग महल का निर्माण पूर्ण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? निर्माण पूर्ण करवाया दोस्तों। क्या करवाया? निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अपन आगे बात करें तो इन्होंने क्या करवाया? तो दोस्तों इन्होंने अपने जो दरबारी विद्वान हैं, इनके एक दरबारी विद्वान थे। कौन थे? दरबारी विद्वान। उस दरबारी विद्वान का नाम क्या है? दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान का नाम है दोस्तों नेकराम। क्या नाम है? नेकराम। इस नेकराम ने दोस्तों दो ग्रंथ की रचनाएं की। कितने ग्रंथ की? दो ग्रंथ की। कौन कौन से ग्रंथ? एक तो जगत विलास और एक जगत प्रकाश ग्रंथ की रचनाएं की। जगत विलास। दूसरा ग्रंथ कौन सा? जगत प्रकाश ग्रंथ की क्या है? रचना की। जगत प्रकाश ग्रंथ की क्या है? रचना की। ये ग्रंथ लिखे। लिखे किसने? नेकराम ने लिखे। इनका दरबारी विद्वान था संग्राम सिंह सेकंड का दोस्तों। हमारे राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ऐसो आराम वाले शासक थे जगत सिंह जी। कर्नल जेम्स टोड जी संग्राम सिंह जी को कहते हैं कि संग्राम सिंह जी आप कौन हो? ऐसो आराम वाले शासक है। संग्राम सिंह सेकंड के बारे में कहते हैं कि यह संग्राम सिंह सेकंड क्या है? ऐसो आराम वाले शासक थे। ऐसो आराम वाले शासक थे। क्या थे? ऐसो आराम वाले शासक थे। ऐसो आराम वाले शासक। यह बात किसने की कि ऐसो आराम वाले शासक है? तो यह बात की थी कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ऐसो आराम वाले शासक है। और ये ऐसो आराम वाले शासक कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि संग्राम सिंह सेकंड ऐसो आराम वाले शासक थे। कौन थे? ऐसो आराम वाले शासक थे। और हम देखते हैं कि जो संग्राम सिंह जी है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी दोस्तों जो मृत्यु होती है वो होती है 5 जून 1751 ईस्वी को। कब होती है इनकी मृत्यु? 5 जून 1751 को होती है।
5 जून 1751 ईस्वी को क्या है, इनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर हमारे संग्राम सिंह जी दोस्तों क्या है, कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे जो भी शासक मेवाड़ के बने हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।